बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। अगले कुछ ही दशकों में दुनिया का जो इकोनॉमिक मैप है ना, वो शायद पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मतलब आज की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। ये वाकई एक जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली मजा सिर्फ ग्रोथ के साइज में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये ग्रोथ आखिर हो कहाँ रही है। और यहीं पर असली सवाल उठता है, इस नई इकोनॉमी का, इस नई दुनिया का लीडर कौन होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढेंगे, और यकीन मानिए जवाब काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस महाबदलाव की। ये कहानी सिर्फ इकोनॉमी के बढ़ने की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि पावर किसके हाथ में होगी। हम देखेंगे कि कैसे पुरानी जमी जमाई अर्थव्यवस्थाओं को नई तेजी से उभरती हुई ताकतें चैलेंज कर रही हैं। तो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है G7, यानी दुनिया की वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिनका दबदबा दशकों से रहा है, और दूसरी तरफ है E7, यानी वो 7 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो अब इस खेल को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये हमें बताता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है। E7 की जो अनुमानित ग्रोथ रेट है वो G7 के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके पीछे युवा आबादी और तेजी से आती टेक्नोलॉजी जैसी वजह हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2050 में दुनिया की रैंकिंग असल में दिखेगी कैसी। अब जो हम देखने वाले हैं वो 2050 का वो सरप्राइज है जो आज की दुनिया को लेकर हमारी समझ को हिला सकता है। ये देखिए, यहाँ 2016 के मुकाबले 2050 की अनुमानित रैंकिंग है, और ये PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित है। मतलब इसमें महंगाई और रहन सहन के खर्च को भी ध्यान में रखा गया है। और बदलाव वाकई हैरान करने वाले हैं। चीन टॉप पर है, लेकिन भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और इंडोनेशिया को देखिए, 8वें से सीधा चौथे नंबर पर। ये कमाल की छलांग है। वहीं जापान और जर्मनी जैसी पारंपरिक ताकतें काफी नीचे खिसक गई हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 2050 तक दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 6 वो देश हो सकते हैं जिन्हें हम आज इमर्जिंग मार्केट कहते हैं। ये सिर्फ छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का सेंटर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से खिसककर एशिया की तरफ आने का एक ऐतिहासिक बदलाव है। अच्छा, अब जरा बड़ी तस्वीर से हटकर जमीन पर आते हैं और एशिया के 2 सबसे बड़े दिग्गजों चीन और भारत के बीच चल रही एक खास दौड़ पर नजर डालते हैं। खेती को ही ले लीजिए, जो दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। चीन बड़े बड़े खेतों और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त निवेश पर जोर दे रहा है, जबकि भारत अभी भी अपने छोटे किसानों वाले सिस्टम में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से दोनों के इकोनॉमिक मॉडल का टेस्ट केस है, और इसका असर साफ साफ आंकड़ों में दिखता है। 2023 में चीन ने सिर्फ अमेरिका को 28 बिलियन डॉलर के खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचे। ये भारत के 7.2 बिलियन डॉलर से लगभग 4 गुना ज्यादा है। इससे पता चलता है कि चीन की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी उसे एक्सपोर्ट मार्केट में कितनी बड़ी बढ़त दे रही है। तो सवाल ये है कि ये सारे अनुमान हकीकत कैसे बनते हैं? मतलब ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागज पर तो नहीं रह जाती। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए सही नीतियां और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। चलिए समझते हैं कि ये भविष्य आखिर बनाया कैसे जाता है। देखिए, जैसा कि ये कोर्ट भी कहता है, ये सब कुछ सिर्फ मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकारों को बड़े सुधार करने पड़ते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भारत की एक बहुत बड़ी योजना है। ये है भारत की PM गति शक्ति योजना। ये सिर्फ सड़कें और बंदरगाह बनाने का प्लान नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग करने के पूरे तरीके को ही बदलने की एक कोशिश है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। इसका फंडा ये है कि सड़क, रेल, पोर्ट्स जैसे अलग अलग मंत्रालयों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ताकि ये पता चले कि कहाँ सड़क बननी है, कहाँ रेलवे लाइन और कहाँ पोर्ट, और सब कुछ एक सिंक में काम करे। इससे काम में तेजी आती है और फिजूल खर्ची कम होती है। ये उसी तरह के संस्थागत सुधार का उदाहरण है जिसकी जरूरत इन देशों को है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, इस नई हकीकत को समझना। हमने देखा कि इकोनॉमिक पावर तो बदल रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है,
क्या ज्यादा आर्थिक शक्ति का मतलब हमेशा ज्यादा खुशहाली भी होता है? आइए इस जरूरी सवाल को समझते हैं। ये मैप पूरी कहानी को एक नज़र ने दिखा देता है। 2050 तक दुनिया की ज्यादातर आर्थिक ताकत यानी कुल जीडीपी साफ तौर पर एशिया में सिमट जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां देशों की कुल जीडीपी आसमान छू रही है, वहीं इसका ये मतलब नहीं कि हर नागरिक भी उतना ही अमीर हो रहा है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम देखें तो G7 के देश अब भी बहुत आगे हैं। और यहीं पर इन उभरते देशों के सामने असली चुनौती आती है। देश की दौलत को हर नागरिक की खुशहाली में बदलना ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसके लिए उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ना होगा, सिर्फ एक दो चीज़ों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को फैलाना होगा और सबसे ज़रूरी अपनी बड़ी युवा आबादी के लिए अच्छी नौकरियां बनानी होंगी। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। आर्थिक शक्ति हासिल करना एक बात है, लेकिन क्या ये देश इस शक्ति का इस्तेमाल अपने सभी लोगों के लिए एक बेहतर और स्थायी भविष्य बनाने के लिए कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों की कहानी लिखेगा।